देश है मेरा। यह सुंदर गीत जिसने भी रचा, जिसने भी बनाया, उसने यह सोचा होगा और उसने परिदृश्य को देखा होगा, तब इस सुंदर गीत की प्रस्तुति की होगी। ऐसे सुंदर सुसंपन्न देश में कब अंग्रेज हमारे देश में दबे पांव हमारे बीच, हमारे आंगन पे पहुंच गए, यह जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी समाज की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र के इतिहास के बारे में जाने, और उसको जानने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने इस क्षेत्र के इतिहास को जानें। यह क्षेत्र जहां आज हम बैठे हैं, प्राचीन काल में दो क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था। एक को अंबार कहा जाता था, जिसे आज हम पाकुड़ राज कहते हैं, और दूसरा क्षेत्र था जिसे सुल्तानाबाद कहते थे, जिसका आज नाम है महेशपुर राज। तो ये सुल्तानाबाद या महेशपुर राज की स्थापना किसने की और कैसे ये अस्तित्व में आया, इसके पीछे मैं पहले प्रकाश डालना चाहूंगी। गोरखपुर, जहाँ के हमारे मिश्रा सर हैं, गोरखपुर से आकर के दो भाई, राजपूत भाई यहाँ आकर बसे, बापू सिंह और आबू सिंह। इनमें बापू सिंह बड़े थे और आबू सिंह, और उनका एक ननिहाल था यहाँ खड़गपुर, जहाँ की म्यूजिक मैडम है। तो खड़गपुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर से इनके जो रिश्तेदार थे वो वहाँ के राजा थे, और उनसे मदद लेकर इन्होंने धीरे धीरे जो बापू सिंह थे, जो बड़े भाई थे, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। आसपास के इलाकों को उन्होंने जीतना शुरू कर दिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया, और इस तरह से सुल्तानाबाद यानी महेशपुर राज की स्थापना हुई। ये 1315 की ईस्वी की बात है, परंतु धीरे धीरे यदि हम देखें तो ये साम्राज्य फैलता गया। यहाँ पर दो तरह के लोग यहाँ निवास करते हैं। कोरिया पहाड़िया का यहाँ मूल निवास है और ये क्षेत्र मूल निवास माना जाता है। लेकिन संथाल लोग हजारीबाग के क्षेत्र के थे, और वो लोग मुगलों के आक्रमण से भागकर इन क्षेत्रों में संथाल परगना में आकर बस गए थे। पहले ये क्षेत्र संथाल परगना नहीं कहलाता था, बल्कि ये राजमहल क्षेत्र कहलाता था, और ये राजमहल की पहाड़ियों में आकर वो निवास कर रहे थे। जो मार पहाड़ियाँ या सोरिया पहाड़ियाँ लोग थे, वो हमेशा पहाड़ों पर रहते थे और नीचे नहीं आते थे, इसीलिए वो संगठित रह सके और सुरक्षित रह सके, और वो पूरी तरह से ज्योग्राफिकली आइसोलेट रहे, और इसके कारण वो अपने आप को बचा सके। परंतु जो संथाल लोग आए यहाँ, वो मैदानी क्षेत्रों में, घने वनों में उन्होंने अपना निवास किया। धीरे धीरे उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू किया और खेती शुरू कर दी। इस खेती को देखने के लिए जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तो उनमें से कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इधर का दौरा किया, और उन्होंने संथालियों को देखा कि वो लोग यहाँ की जमीन साफ कर रहे हैं, उस पर अधिकार कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, और यहाँ के बहुत कीमती पेड़, जिन्हें साल, सागौन, शीशम माना जाता है, जो लोहे को भी टक्कर देते हैं और जिसमें दीमक नहीं लगती है, उस घने वन पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, और इसी चाल का नतीजा था कि ये सुल्तानाबाद महेशपुर के नाम से जाना गया है। लेकिन हम पुनः अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। तो जो बापू सिंह थे, उनकी जो बेटे थे, उनकी जो शादी हुई थी वो वही हुई थी गोरखपुर में, परंतु आबू सिंह की जो शादी थी वो एक मान पहाड़िया लड़की से हुई थी। उनका नाम सर्वेश्वरी देवी था। वही बाद में आगे चलकर रानी सर्वेश्वरी देवी कहलाई। वो रानी सर्वेश्वरी देवी जो थी, वो गर्जन सिंह, जो बापू सिंह के बेटे थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सर्वेश्वरी देवी ने राजकाज को संभाला और महेश्वर राज को बढ़ावा दिया। और उन्होंने बहुत ध्यान से देखें तो जितनी भी पहाड़िया जनजाति थी, वो इस क्षेत्र की रहने वाली थी, उन लोगों को उन लोग हमेशा से अंग्रेजों के, और जो जमादार लोग थे, जो यहाँ के जमींदार लोग थे, उनके चंगुल में फंस चुके थे। और उनका एक नियम चलता था कि यदि कोई कर्ज ले रहा है तो उसके बदले में, ब्याज के बदले में वो श्रम करवाया करते थे। ऐसी भावना आ गई उनमें, बहुत ज्यादा असंतोष की भावना आ गई, और उन्होंने रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में, रानी सर्वेश्वरी ने एक, जैसे ही बारिश आती थी उन्हें थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, और उसके बाद फिर वो साल भर उनके गुलामी करवाना शुरू कर देते थे, उन्हें गुलाम बना लेते थे, श्रम करवाते थे उनसे। तो अंग्रेज इस बात से भी सर्वेश्वरी देवी से खपा रहते थे। उनका कहना था कि ये लोग इस क्षेत्र के माल पहाड़िया लोग जो हैं, संताली लोग हैं, उनको भड़काते हैं। परंतु सर्वेश्वरी देवी ने इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण था, उसका नाम था दामिनी को।
दामिने को एक फारसी शब्द है। दामिन का मतलब होता है स्कर्ट या घेरा, और को का मतलब पहाड़ी क्षेत्र। तो ये दामिने को जो क्षेत्र था उसे दामिने को घोषित कर दिया गया। इसका मतलब था अंग्रेज इस पूरी जमीन को सरकारी जमीन बनाना चाहते थे और सरकारी जमीन बनाकर उसे हड़प लेना चाहते थे, क्योंकि वो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगी तो वो सारी जमीन उनकी हो गई। और इसी क्रम में उन्होंने सर्वेश्वरी देवी की जमीन को भी हड़पने की कोशिश की, लेकिन सर्वेश्वरी देवी ने इसका विरोध किया और फिर उन्होंने एक बड़े विद्रोह के द्वारा इसको कुचलने का प्रयास किया, परंतु वो इसमें सफल नहीं हुई। अंत में 1783 में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया, जो इस समय संथाल परगना होता था, और भागलपुर जेल में ही सर्वेश्वरी देवी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी अंग्रेज थे उनका यह मानना था कि हमेशा ऐसे अपने जितने भी यहाँ के संसाधन हैं उस पर कब्जा जमाना बहुत आवश्यक है, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरा जो सबसे बड़ा विद्रोह इस क्षेत्र का है उसे हम हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं या हूल क्रांति कहते हैं, और इस हूल क्रांति के जनक थे सिद्धू कानू। सिद्धू कानू जिनका जन्म भगनाडीह में हुआ था, साहेबगंज के बरहेट में। ये पूरी धरती संथाल परगना कहलाती थी, जिसमें साहेबगंज, पाकुड़, देवगढ़, जामताड़ा, दुमका ये सब आते थे। तो इस क्षेत्र में उन्होंने सिद्धू कानू ने भगनाडीह में जब देखा कि ये बड़े स्तर पर यहाँ हम लोगों के साथ असंतोष हो रहा है और महाजनी व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है, तो उन्होंने 10,000 संथाली लोगों को इकट्ठा किया भगनाडीह की धरती पर और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जगह जगह पर इनके साथ अंग्रेजों के साथ उन्होंने संघर्ष किया और अपने तीर धनुष के साथ ही उन्होंने संघर्ष किया। कोई आधुनिक औजार नहीं थे उनके पास, परंतु ये तीर धनुष भी ऐसे होते थे जो विष बुझे होते थे, जिनमें आगे विष लगा होता था और तीर लगने वाला तुरंत खत्म हो जाता था। ऐसे तीर धनुषों के साथ जब अंग्रेजों पर हमला हुआ तो अंग्रेजों के एक अधिकारी थे पाकुड़ में, उनका नाम था मार्टिनो। मार्टिन जो अधिकारी थे उन्होंने रातों रात 24 घंटे के अंदर मार्टिनो टावर बना दिया, और ये मार्टिनो टावर यहाँ के लिए वरदान साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। मार्टिनो टावर 30 फुट ऊंचा है और 2.5 फुट इसकी मोटाई है दीवारों की, और ये 20 फुट का घेरा है इसका, और इसमें 52 छेद हैं। 52 ऐसे होल्स बने हुए हैं चौकोर, जिसके अंदर छुपने की व्यवस्था थी संथालों के तीर धनुष से बचने के लिए, और उस होल से बंदूक की नली निकलती थी जो संथालों को सीने को चीरने के लिए तैयार रहती थी। परंतु फिर भी संथाल विद्रोही डटे रहे, इस क्षेत्र की जनता डटी रही अपनी आज़ादी के लिए, अपने संघर्ष के लिए। और मार्टिनो टावर जो आज भी खड़ा है, परंतु वो अपने मूल रूप में नहीं है, उसके ऐतिहासिक स्वरूप को समाप्त कर दिया गया है, वहाँ मार्बल वगैरह लगा दिया गया आधुनिकता के नाम पर, परंतु इसे पुरातत्व विज्ञान की ओर से संरक्षण मिलना चाहिए था, जैसा अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को मिला। तो ये मार्टिनो टावर वहाँ के हमारी आज़ादी का एक प्रतीक मान सकते हैं कि अंग्रेज हमसे कितना भय खाते थे। और अंत में सिद्धू कानू जो थे वो पकड़े गए और उन्हें पचकठिया नामक एक स्थान है बरेट में, वहाँ बरगद के पेड़ में उनको फांसी दे दी गई। सिद्धू कानू 4 भाई थे, सिद्धू कानू, चांद, भैरव, और उनकी 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो। तो ये इतने निम्न तबके से, या जिसे कहें कि बहुत सघन सशक्त अब उनका समृद्ध इतिहास रहा, उसको संघर्ष करने के लिए वो हमेशा से तैयार है, और इसी कड़ी में उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो ये तो था इस क्षेत्र का इतिहास, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति क्या है उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। 650 ईस्वी में, 650 एडी में हर्षवर्धन के काल में एक चीनी तीर्थयात्री आए थे जिनका नाम वेनसांग था। वेनसांग ने बताया कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा घनी है, समृद्ध हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज है, साथ साथ में यहाँ बहुत ज़्यादा घने वन है जिनमें साल, सागौन, शीशम जैसे कीमती पेड़ हैं, और साथ साथ में इस घने जंगल में गैंडे तक पाए जाते थे। गैंडा, हाथी, ये सारे जंगली जानवर भी यहाँ रहते थे। लेकिन उस समय की जो व्यवस्था थी और आज की जो हम व्यवस्था देखते हैं उसमें बहुत सारे जंगलों को काटा जा चुका है, और ये सागौन तो इतनी कीमती लकड़ी है, साल और सागौन, साल जिसे टीक भी कहते हैं, ये अंग्रेज इसके लिए हमारे देश में आए थे और यहाँ से ये लकड़ियाँ एक्सपोर्ट की जाती थी ब्रिटेन को, और वहाँ से बड़े बड़े पानी के जहाज बनकर आते थे।
इसी रूप में अगर हम दूसरा जो बड़ा चीज़ देखें तो वो है यहाँ की बेसाल्ट स्टोन चिप्स। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय शैल है और ये हार्ड ब्लैक स्टोन होते हैं और एशिया तक फेम है। और यहाँ के पहाड़ों को खोद कर यहाँ के लोगों से खुदवाया जाता है और उसे 500 ट्रक रोज यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये एशिया फेम के बेसाल्ट चिप्स हैं और इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और पाकुड़ में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला काम ये क्रशर करता है। इसके अलावा गर्म जल स्रोत है जो सिद्धपुर का क्षेत्र है। गर्म जल स्रोत जहाँ गर्म चश्मा है और ये ज्वालामुखी भूकंप से कनेक्टेड है और इसमें मेडिकेटेड पानी निकलता है जिससे चर्म रोग दूर होते हैं। इसके अलावा दुमका जिले में 10 ऐसे गर्म जल के स्रोत हैं जो छोटे छोटे स्रोत हैं, छोटे छोटे गाँव में हैं, जिनकी अभी सही ढंग से पहचान नहीं की जा सकी है और सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग ही उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। परंतु भारत सरकार को चाहिए कि उनको भी हमें टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करें। शहतूत की खेती यहाँ का एक सबसे बड़ा प्रमुख उद्योग भी है। शहतूत जिससे रेशम सिल्क बनाया जाता है। यहाँ एक अमृतपुर गांव है, वहाँ शहतूत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। लाह की खेती, लाह की चूड़ी, लाह के कपड़े जो बनते हैं उसका भी यहाँ के जंगलों में भरपूर रूप से प्रोडक्शन किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम यहाँ पाते हैं वो है प्रागैतिहासिक काल की एक गुफा है जिसे कंचनगढ़ की गुफा कहते हैं और ये लिट्टीपाड़ा में। ये गुफा इतनी मतलब ऐसी है जो बहुत बड़े स्तर पर ये